अब बात यहाँ पर करेंगे राज्यसभा दंगल की। तो जारी है यहाँ पर 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 8 राज्यों की 19 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ राज्यसभा की 3 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान पर है। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी उम्मीदवार है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बहराया जो है मैदान में है। संख्या बल के हिसाब से देखें तो बीजेपी की 2 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है, जिसके दम पर वो 2 सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए राज्यसभा चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी राज्यसभा में बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि वो हर हाल में अपना संख्या बल बढ़ाना चाह रही है। ये मैं शाम तक की बात है ना, ये ऐसे ही उस समय भी कहते रहे थे। ऐसा नहीं कह बोल रहे हैं चौका आपने? नहीं, हम कोई चौका, हम पर पर्याप्त वोट है, हम क्यों चौंकाएं? हमें चौंकाने की जरूरत है नहीं। बहुत स्पष्ट है, हम 2 सीटों पर ही मतदान कर रहे हैं, दोनों सीटें हम जीतेंगे। ये उनने जो किया दलित का अपमान, ये बहुत चिंता की बात है। दिग्विजय सिंह जब सामने आते हैं, दलित विरोधी चेहरा ही लाते हैं। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को शिवपाल सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, फिर बुआ जी को नहीं बनने दिया इन्होंने, जमुना देवी जी को, और अब फूल सिंह बरैया को नहीं बनने दे रहे। ये अच्छा नहीं है। ये कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा है। उन सब का, दोनों का भाजपा को वोट जाएगा। वो उन्होंने आके समर्थन दिया है, सपा बसपा निर्दलीय ने। ये शुरू से सबको पता था, जब 22 विधायक गए कि हमारी एक ही सीट आनी है, एक ही सीट आएगी। तो इसमें कोई हमें दुख दर्द नहीं है कि जहाँ धोखा हुआ, जहाँ सौदा हुआ। अगर बीजेपी एक सीट जीत रही है तो अपने बल पर नहीं जीत रही, से जीत रही है। सर, उसमें फूल सिंह बरैया दिग्विजय सिंह को लेकर भी बीजेपी ने काफी वो करा था कि दिग्विजय सिंह को आगे रखेंगे कि कांग्रेस। बीजेपी क्यों चिंता करे हमारे बारे में, हम क्या फैसला करें? बीजेपी को चिंता हमारे बारे में ज़्यादा है, हमारी अंदरूनी बातों में ज़्यादा है। वो अपनी चिंता करें, अभी उपचुनाव में उसकी चिंता करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। तो देखिए, चुनाव के नतीजे देर शाम तक आ सकते हैं। उसके बाद क्या होगी राज्यसभा की तस्वीरें और प्रदेश का सियासी समीकरण क्या होगा, इन्हीं पर बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता बृज गोपाल लोया और कांग्रेस प्रवक्ता अजीत भदौरिया। इसी के साथ हमारे जो संवाददाता वो हमारे साथ जुड़ गए। भोपाल से हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए, ग्वालियर से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, जिस तरीके से आज राज्यसभा चुनाव की बात करें तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले रुक करते हैं भोपाल का, जहां पर हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़े। शुभम, सबसे पहले ये बात करेंगे क्योंकि धीरे धीरे जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं और अपनी वोटिंग जो है वो यहां पर कर रहे हैं। आगे और क्या आपको अपडेट मिल पा रहा है, जरा वो अपडेट कर दीजिए यहां पर। देखिए चांदनी, सुबह 9 बजे से राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग विधानसभा में शुरू हुई थी और अब तक 186 विधायक अपना वोट डालकर अपने घर जा चुके हैं। अब कुल 20 विधायक ही बाकी हैं जिन्हें वोट डालना बाकी है। और आप देखिए कि कांग्रेस के खेमे में काफ़ी हलचल रही। सुबह 8:30 बजे कांग्रेस के जितने भी विधायक थे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर पहुँचे और वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ही एक ही बस में रवाना हुए। शुरुआत में 54 विधायक जो कि दिग्विजय सिंह को वोट डालने वाले थे, जो उनके लिए रिजर्व रखे गए थे, वो कमलनाथ के साथ एक बस में बैठकर सवार हुए और दूसरी बस जो है अब से कुछ ही देर पहले आई थी, जिसका नेतृत्व सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री कर रहे थे। और एक खास बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है और उसको लेकर काफ़ी विवाद भी हो रहा है चांदनी, कि कुणाल चौधरी जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो अब से कुछ ही देर बाद विधानसभा पहुँचेंगे। और इसको लेकर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कैसे, क्योंकि हम देखते हैं कि एक कंटेनमेंट जोन होता है तो वहाँ पर संक्रमित व्यक्ति तो छोड़िए, जो अगर संक्रमित नहीं भी कोई व्यक्ति होता है तो वो भी अपने घर से बाहर या उस एरिया के बाहर नहीं जा सकता है। ऐसे में एक संक्रमित व्यक्ति कैसे विधानसभा के अंदर पहुंच सकता है, भले ही पीपी किट पहनी हो? तो इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हो रहा है। चुनाव आयोग ने परमिशन हालांकि नहीं दी थी, मगर इसके बावजूद भी कुणाल चौधरी वोट डालने आ रहे हैं। खुद की जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी की अगर आप बात करते हैं तो बीजेपी की ओर से 2 सीटें हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ जो सुमेर सिंह सोलंकी हैं वो सीट जीत रहे हैं।
दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को लेकर काफ़ी विवाद वाली स्थिति रही, क्योंकि बार बार कई विधायक भले ही टीवी पर आकर मीडिया के सामने ये बात नहीं कह चुके हो कि वो भी चाहते थे कि फूल सिंह बरैया को वोट दें। हालांकि जब पूछा गया, क्योंकि शुरुआत में जब दिग्विजय सिंह से ये सवाल पूछा गया था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विवाद चल रहा था कि क्यों नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले नंबर पर रखा गया, तो उन्होंने कहा था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी बात से नाराज थे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, वो पहले नंबर पर होते, मैं दूसरे नंबर पर हो जाता। मगर इसी बात पर जब फूल सिंह बरैया का नाम सामने आया और कहा कि क्यों नहीं आपने उनको आगे रखा, तो इसको लेकर कांग्रेस के विधायकों का कहना था कि ये तो बहुत पहले जब हमारे पास संख्या थी, जब हमारे 22 विधायक हमारे साथ थे, तभी हमने तय कर लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो अपने खेमे की चिंता करे, उपचुनाव की चिंता करे, कांग्रेस क्या कुछ कर रही है ये उनका काम है। तो 4 बजे तक का समय था चांदनी आज वोटिंग के लिए, और अभी तक हम देख रहे हैं कि 12 बज गए हैं, यानी 3 घंटे वोटिंग के हुए हैं और तकरीबन 10 से 12 ही विधायक जो हैं, अब बाकी हैं 203 विधायकों तक ये बात पहुंच गई है। अब 3 ही विधायक जो हैं वो बचे हैं, जो कि अब से कुछ ही देर में अपना वोट डालेंगे। बिल्कुल शुभम, और एक बार रुक करते हैं ग्वालियर का, जहां हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, अगर बात करें तो वो तो नहीं जा सकते थे क्योंकि वो अभी दिल्ली में है इस वक्त, और जो हालात है वो क्या नजर आ रहा है वहां पर, क्योंकि हलचल काफी देखने को मिल रही है, वहां पर क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए चांदनी, अगर राज्यसभा चुनाव की हलचल को हम ग्वालियर चंबल से देखें तो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी अंचल में हो रही है, क्योंकि जो दिग्गज हैं, चाहे वो बीजेपी से हों चाहे कांग्रेस से हों, वो ग्वालियर चंबल संभाग के ही हैं। दिग्विजय सिंह की बात करते हैं तो वो भी ग्वालियर संभाग के रहने वाले हैं, राघवगढ़ के, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर के, और तीसरे प्रत्याशी जो कांग्रेस के बनाए गए फूल सिंह बरैया, वो भी ग्वालियर के ही हैं। मध्य प्रदेश में भिंड जिले के मेगांव क्षेत्र के वो रहने वाले हैं। जहाँ तक सवाल फूल सिंह बरैया की उम्मीदवारी को लेकर जो बीजेपी सवाल उठा रही है, उससे जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं दलित राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। फूल सिंह बरैया कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के करीब नहीं आए, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और उम्मीद थी उन्हें कि शायद लोकसभा का कहीं से टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। उसके बाद पार्टी ने उनको सरकार में रहते हुए और ये उम्मीद की थी कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन तब तक सरकार चली गई। जैसा कि समीकरण से लग रहा है, फूल सिंह बरैया को पार्टी ने एक उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए पार्टी में लाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये सोचती है कि दलित वोट बैंक उनका है, और बीजेपी इस राज्यसभा चुनाव के जरिए लगातार बार बार हम देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा का बयान जो है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि फूल सिंह बरैया को केवल डमी कैंडिडेट के रूप में लाया गया और कांग्रेस दलितों की हितैषी नहीं है। ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की मंशा फूल सिंह बरैया को कहीं ना कहीं स्थापित करने की ज़रूर रही थी, लेकिन सरकार चली गई तो अब एक ही कैंडिडेट राज्यसभा से निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि सदस्य संख्या कांग्रेस की कम हो गई है। इस तरह की चर्चा पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में इसलिए की जा रही है क्योंकि 22 विधायक तो जो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, उसमें 16 तो यहीं से हैं, और ये 16 अगर आज कांग्रेस में होते और 4 जो और 6 दूसरी जगह से हैं, कुल मिला के 22 होते तो कांग्रेस के आज 2 राज्यसभा मेंबर बनते, और उन 2 राज्यसभा मेंबर में एक फूल सिंह बरैया जरूर होते दिग्विजय सिंह के अलावा। लेकिन फिलहाल तो ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के दोनों कैंडिडेट हैं वो इतनी संख्या बल में निर्वाचित हो सकते हैं। बिल्कुल देखना होगा विनोद कि क्या ये समीकरण बदलता है या कुछ और भी चीजें नजर आती हैं। एक बार दिल्ली का भी रुख करते हैं, हमारे संवाददाता मोहित राजदूबे हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर। मोहित, अगर बात करें यहाँ पर तो वोटिंग तो शुरू हो चुकी है और शाम को नतीजे भी यहाँ पर पता चल जाएंगे कि क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर बदल रही हैं। अभी वहां पर आप किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए 2 सीटें तो जो है वो कंफर्म है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके लिए 1 सीट कंफर्म है। अगर यहाँ पर बात करें तो जो फूल सिंह बरैया है उनको भी लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि उनकी नाराजगी पर फिर से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जी बिल्कुल, जो आपने जो महत्वपूर्ण सवाल किया है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर हम बातचीत करें कि जो तीसरा प्रत्याशी वो किसके पक्ष में जाएगा, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे कब्जा कर रही है और कांग्रेस 1 सीट पे कब्जा करेगी, क्योंकि जो सियासी समीकरण पिछले 2 महीने के भीतर वहाँ पे बदले हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण अपने आप में रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस के साथ थे तब तक ये माना जा रहा था कि 2 राज्यसभा सीटें कांग्रेस जीत सकती है अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ रहे तो, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ का साथ छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, और वो अकेले तो आए नहीं, समूची सत्ता लेकर आए, लिहाजा राज्यसभा को उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और
अब वो ये माना जा रहा है कि उनकी सीट पक्की है। शाम को 4 बजे के बाद जब मतगणना होगी तो उस वक्त ये पता चल जाएगा कि किसने बाजी मारी है, लेकिन ये तय है, ये माना जा रहा है कि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करेगी। अगर हम बात करें कि दिल्ली की सियासत किस रूप में बदलेगी मध्य प्रदेश के इस चुनाव के बाद, तो निश्चित तौर पर दिल्ली की सत्ता और केंद्र सरकार का समीकरण भी बदल जाएगा, क्योंकि लगातार न्यूज स्टेट ये बात बता रहा था और दिखा रहा था, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले राज्यसभा भेजा जाएगा, उसके बाद जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होगा उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। अब इससे सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 22 विधायक आए थे, अब उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव के बाद वहां के मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को उचित जगह दी जाएगी, क्योंकि उपचुनाव जीतना है और उपचुनाव में तभी अच्छी जीत हासिल की जा सकती है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि मैसेज देना पड़ेगा। और ये कहा जाता है कि सियासत में जिसका लोहा गर्म होता है वो ही वार कर सकता है, यानी गर्म लोहे पे अगर आपने वार किया तो आपकी जीत पक्की है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनौती भी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को जुटा के लाएं, क्योंकि 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भी जो अपने जानकार हैं, उनका ये कहना है कि रणनीति बना ली गई है, अब बस सियासी बिसात तो गोटी बिछा दी चुकी है, बस चालें चलनी है आगे की। जी बिल्कुल, आगे की चाल क्या होगी ये देखना होगा। बीजेपी प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोया भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ही पूछते हैं जरा। ब्रिज जी, यहाँ पर एक बात बताइए, क्योंकि आज का दिन जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं उसको लेकर भी कई सवाल जो है वो भी लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 सीट और 4 उम्मीदवार है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के लिए 2 सीटें बिल्कुल कंफर्म यहाँ पर मानी जा रही हैं। देखिए, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी का जीतना इसलिए तय है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 107 विधायक हैं और हमें सभी निर्दलीय एवं अन्य का भी समर्थन प्राप्त है। तो हमारी 2 कंफर्टेबल हम जीत कर जा रहे हैं, ये तय है। कांग्रेस 1 सीट जीत रही है, परंतु जिस तरह से आज कांग्रेस दिख रही है उसमें उसका वो चेहरा उजागर हो गया है जो बात पिछले 8 दिन से हम और आप दोनों कर रहे हैं कि ये जो दलित विरोधी चेहरा है वो आज उजागर हो गया। पहले एक बस में भरकर 54 विधायकों को लाया जाता है और 54 विधायकों को दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा जाता है, और यहीं से यह तय हो जाता है कि शेष तो अब 37 लोग बचे हैं, 37 केवल, तो जिसमें कोई जा नहीं सकता राज्यसभा। ये जो आज कांग्रेस का ये चरित्र है ये उजागर हो गया है, और इसी के कारण कांग्रेस के खुद विधायकों में भी इसके कारण असंतोष है। आप देखिए कल उमंग सिंगार जी ने क्या कहा, क्या कहकर वो निकल गए। लक्ष्मण सिंह जी किस तरह आए, 5 मिनट रुके और चले गए, मॉकपोल में भी शामिल नहीं हुए। और भी बहुत सारे विधायक हैं, और इसी कारणों से कांग्रेस का जो कुनमा है वो बिखरते जा रहा है। अपरिपक्व नेतृत्व है, अहंकार जिस के पास कमान है वे अति अहंकार में है। आज विधायकों का सौभाग्य कि राज्यसभा चुनाव था तो कमलनाथ जी उन्हें मिल गए। जब तक 15 महीने वो मुख्यमंत्री रहे, विधायक तो क्या मंत्री भी उनसे नहीं मिल पाए, और ये बात विधानसभा तक में हुई। परंतु कांग्रेस जिन कारणों से हारती है, जिन कारणों से कांग्रेस कमजोर होती है, वो काम वो खुद करते हैं और उंगली हमारी तरफ उठाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु आज जो हुआ है वह आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जब 24 विधानसभाओं के उपचुनाव होंगे तो ये जिस तरह का झांसा फूल सिंह बरैया जी को आज कांग्रेस ने दिया है, इसका परिणाम भुगतने कांग्रेस तैयार रहे, क्योंकि ये दलित वो तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। कांग्रेस प्रवक्ता अजीत भदौरिया का भी रुख करते हैं। अजीत जी, जानते हैं यहाँ पे एक अहम सवाल ये हो जाता है कि क्या कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्हें अभी भी किसी बात का डर है क्या? क्योंकि आज जिस तरीके से पूर्व सीएम कमलनाथ अपने साथ बाकी विधायकों को ले गए यहाँ पर वोट डलवाने के लिए, तो क्या अभी भी कहीं ना कहीं उनको डर है इस बात का कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है? अजीत जी, देखिए चांदी जी, सबसे पहले तो मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, अपने मित्र का आभार व्यक्त करूंगा कि वो लोग कांग्रेस की इतनी चिंता कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को। तो यहाँ तक बात है, आप कह रही कि शंका कुशंका की बात, आप देखिए कि जहाँ धनबल और बाहुबल हावी हो जाए वहाँ कुछ भी संभव है। इसलिए आज लोकतंत्र की 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में किस तरीके से हत्या की, मध्य प्रदेश के सारे बासिंदों ने देखा, सारे मतदाताओं ने देखा, आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से बेंगलोर में अगवा करके कांग्रेस के विधायकों मंत्रियों को ले गए, ये सबको मालूम।
तो इसलिए जब लोकतंत्र इस स्थिति में आके खड़ा हो जाता है चांदनी जी, आप देखिए कि तो वहाँ कुछ भी संभव है। आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दोहाई दे रहे हैं, किसी सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। भैया आप कांग्रेस की इतनी चिंता कर रहे हो तो मेरा भी एक बड़ा विनम्र आग्रह है आपसे कि कल तक जो भारतीय जनता पार्टी में 24 घंटे पहले व्यक्ति सदस्य बना, उस व्यक्ति को आपने प्रथम वरीयता पर राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया, जिसने अपना जीवन पूरा आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में लगाया, उसको आपने दूसरे नंबर पे क्यों रखा? जबकि आप तो खुद कॉन्फिडेंट हो गए आपके दोनों चले जाएंगे। तो भैया जिसने सेवा ज्यादा की उसको रख देते। आपकी नीति रीति वाली पार्टी है ना, सिद्धांत वाली पार्टी, तो 24 घंटे पहले आए हुए व्यक्ति को क्यों आपने पहली वरीयता पर रखा? जहां तक बात कर रहे हैं। और जहां तक फूल सिंह बरैया जी की बात है, मेरे मित्र को शायद पता नहीं होगा कि फूल सिंह बरैया जी ने जब पहले फूल सिंह बरैया जी को झांसे में भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, परंतु फूल सिंह बरैया जी की बुद्धिमत्ता को मैं प्रणाम करूंगा। यहाँ पर एक बात ये भी है कि फूल सिंह बरैया को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर समय में जिस तरीके से यहाँ पर दिग्विजय सिंह को पहले रखा गया, फिर फूल सिंह बरैया को बाद में उनको रखा गया, तो एक यहाँ भी संशय बना हुआ है। यहाँ पर गोपाल लोया जी कुछ कह रहे थे। हाँ बताइए, आप क्या बोल रहे थे लोया जी? नहीं, आप एक बहुत मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। प्रश्न उठा रहा हूँ। हाँ। ये आदरणीय हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी अभी कह रहे थे कि हम मंत्रियों को अगवा करके ले गए। ये तो आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कमलनाथ जी की योग्यता पर और कांग्रेस के सरकार संचालन की उस स्थिति पर कि आपके प्रदेश से आपकी सरकार में आपके मंत्री और विधायक अगवा हो गए। ये अगवा नहीं हुए, ये आपको मेरी बात ठुकरा कर गए थे और इसलिए ठुकरा कर गए जो इस विमान में वो गए, सरकार में आए थे, आप झांसा देकर आए थे, विमान में वो गए उसमें आपके भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता थे? आप इस तरीके की बातें न करें प्लीज, मेरा बात सुनिए। सबको पता, आप देखिए, आप जिस तरीके का अपने आप को गुमराह करेंगे, प्रदेश को देश को गुमराह करेंगे तो गुमराह नहीं होने वाले। भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता थे? मेरे भी कई मित्र विधायक थे जो साथ में गए, हमने कांग्रेस पर सरकार आ गई। यूथ महाराज को तो जरूरत नहीं पड़ी, मगर सरकार सड़क पे आ गई और वही दुष्परिणाम आज भी कांग्रेस को। नहीं देखिए, आप बारी बारी से करके बातें रखिए ताकि बातें समझ में आए कि आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर। वो भी गए थे बेंगलोर इनके साथ, उनके साथ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मारा पीटी कर दी थी बेंगलोर के रिसोर्ट्स में। अब देखिए, ऐसे अगर रिकॉर्ड खंगाले तो बहुत बातें सामने आ सकती है। पता है कि किसने क्या किया, किस लेवल पे जाके। हाँ, वही कह रहा हूँ कि इन चीजों का मतलब नहीं है, परंतु मैं आपको बता दूं, सबको मालूम। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फूल सिंह बरैया जी का पूरा मान नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इतना मान सम्मान कांग्रेस। देखिए, अभी हम वही है, अगर यहाँ पे राज्यसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड की अगर बात करें तो बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ सकती हैं। और शुभम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शुभम, जैसा कि आप भी यहाँ पर सुन रहे हैं किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप होने लगे हैं, पिछले रिकॉर्ड लोगों के खंगाले जा रहे हैं। अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो क्या कुछ नजर आ रहा है? ये हम सभी को दिख रहा है यहाँ पर। शुभम, बिल्कुल चांदनी, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने पक्ष है और एक तरफ अगर बीजेपी कांग्रेस से सवाल करती है कि फूल सिंह बरैया को क्यों नहीं दिग्विजय सिंह की जगह पर या पहले स्थान पर रखा गया, तो कांग्रेस भी यही सवाल कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 24 घंटे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और इतने सारे आपके पास नेता जो है वो पहले से ही मौजूद थे जो कि बीजेपी में आरएसएस में कई लंबे समय से काम करते आए हैं, उन नेताओं को जगह नहीं दी गई। प्रभात झा की बात करें तो वो राज्यसभा से सांसद थे, उनकी सीट पर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरह से जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों जगह दी गई, ये भी कांग्रेस का एक तरह से सवाल है। मगर इन सब के बीच आप देखिए, स्थिति तो स्पष्ट हो चुकी है कि जो दिग्विजय सिंह कांग्रेस की ओर से जाएंगे और 2 सीटें अब बीजेपी की ओर से जाएगी। आगे की रणनीति अब उपचुनाव को लेकर है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी जब ये सवाल पूछा गया था आज, तो उन्होंने यही कहा कि चलिए अब ये तो हो गया, हम हमारी पार्टी का हम देख लेंगे, बीजेपी उनका देखेगी, मगर आगे उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है उसको लेकर ध्यान दे। और अब पार्टियां भी दो है, कांग्रेस हो या जो 2-3 दिनों तक विधायक। बिल्कुल शुभम, आप यहाँ पर सही कह रहे थे, क्योंकि इस चुनाव के जरिए ही आगे उपचुनाव की भी गतिविधियां समझ में आ जाएंगी कि क्या कुछ गतिविधियां रहने वाली है। एक बार रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर मोहित हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोहित, अगर बात की जाए यहाँ पर
बीजेपी की अगर बात की जाए तो लगातार अपने दावे यहां पर कर रही है, कांग्रेस की बात करें तो अपने दावे यहां पर कर रही है, और यहां पर अगर बात करें तो जिस तरीके से फूल सिंह बरैया को लेकर कहा जा रहा है कि वो एक डमी के तौर पर उनको रखा गया, ये भी कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। लेकिन अगर अभी की बात यहां पर करें तो इसी गतिविधियों को देखकर आगे उपचुनाव की भी गतिविधियों को जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी जो है वो इस पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि राज्यसभा में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सके। मोहित। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा अपने सदस्यों को बढ़ाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, विधायकों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। मेरा सवाल सीधा तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता से ये है कि आपने ये कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद उनकी पार्टी में कोई फूट नहीं है, यानी कांग्रेस एकजुट है। तो जब एकजुट कांग्रेस पार्टी है तो आखिर बस में बैठाने की क्या जरूरत है? आखिर आप रात को बुला के विधायकों को कहते हैं कि हमारे पक्ष में आपको वोट करना है, मॉक ड्रिल में आपके 7 से 8 विधायक गायब रहते हैं। सवाल मेरा सीधा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी आपके पार्टी में एकजुटता क्यों नहीं दिखाई दे रही? आखिर क्यों बस में बैठा के आपने विधायकों को पोलिंग सेंटर पर छोड़ा है? अजीत जी, आप जवाब दीजिए। यहाँ पर मोहित का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आपको ये चिंता नहीं थी, आपको ये डर नहीं था, तो क्यों आखिरकार बस में सबको एक साथ बैठा के ले गए, सबको अलग अलग जाने देते जैसे जिसको जाना था? यहाँ पे कहीं ना कहीं डर वाली स्थिति थी, तभी ऐसी स्थिति नजर आई यहाँ पर। अजीत जी, आपको जवाब देना है। देखिए, मैं मोहित जी को स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि पहली बैठक में 4 विधायक नहीं पहुंचे थे, उनके अपने व्यक्तिगत कारण थे। कल जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें सारे विधायक उपस्थित हो। पहला कंसेप्ट मैं ये क्लियर कर देना चाहूँ। अब कौन विधायक कैसे जाना चाह रहा है, कैसे गए, क्या गए, तो ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये पार्टी डिसाइड करेगी, या ये दूसरों के कहने पर डिसाइड नहीं होगा कि आप बस में भर के क्यों ले गए, वो कहोगे वो इनोवा में बैठ के क्यों गए। अजीत जी, यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं। विधायक को क्यों दिग्विजय सिंह जी को प्रायोरिटी पे पहले नंबर पे कोड किया, दूसरे नंबर पे किसको कोड किया, तो ये बता दूं मैं आपको। चांदनी जी सुन लीजिए, जो स्थिति अभी आप देखिए, जो 24 बाई इलेक्शन हो रहे हैं ना, उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस प्रदेश की अंचल की जनता ने जो लोकतंत्र की हत्या की है उसका जवाब देने को प्रदेश की जनता आतुर है। और कांग्रेस, मैं अभी भी स्पष्ट कर दूंगा, पूरी जिस तरीके से एक मुट्ठी एकजुट होती है, वर्तमान में पूरी मुट्ठी की तरह कांग्रेस एकजुट है। कहीं कोई संशय की बात नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाई मोहित, अपने दिलो दिमाग से ये चीज निकाल दो, कांग्रेस में कहीं कोई संशय नहीं है, 0.1% भी संशय नहीं है। लेकिन अजीत जी, आपने भी जो बात यहाँ पर कही है कि हम लोग क्यों डिसाइड करेंगे? नहीं, मेरा सवाल आपसे ये नहीं है। मेरा सवाल ये है, नहीं सुनिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपकी पार्टी में एकजुटता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक साथ बस में बैठाने की क्या जरूरत है? आपने उनको स्वच्छंद क्यों नहीं छोड़ दिया, स्वतंत्र क्यों नहीं छोड़ दिया? एक दिन पहले लगातार उनके साथ आप बैठक करते और आप ये कहते हैं कि एकजुट रहने की जरूरत है। मेरे पास सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता खबर है कि आपके नेताओं ने कहा कि एकजुट रहने की जरूरत है। ये जब चुनाव आता है तो आप क्यों कहते हैं एकजुट रहने की जरूरत है? यानी कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना। देखिए मोहित जी, मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, अब आप अगर देखेंगे तो एक सिक्के के 2 पहलू रहते हैं। आप इसको बस पे ले जाने की बात कर रहे हैं, आप ये कहिए कि भाई कल को मॉक पोल क्यों करवाया आपने, तो ये स्थितियां स्पष्ट होंगी। 2 प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशियों के बारे में कि भाई आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको इनको वोट डालना है, आप लोग इस साधन से जाइए। सेकंड प्रायोरिटी पे जो लोग, जिन प्रत्याशियों को वोट डालना है एमएलए को, वो लोग इस साधन से जाएंगे। अब आप अगर दूसरी बात करें तो हमारे प्रभारी मुकुल वासनिक जी इतने निश्चिंत है, कांग्रेस पार्टी इतनी निश्चिंत है एकजुटता के साथ कि वो अपने वापस चले गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी बैठे हुए हैं, तो आप उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब एकजुट है, प्रदेश में सरकार है, उनको क्या जरूरत है प्रदेश दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक भेजने की? उनको भी तो कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो भारतीय जनता पार्टी भी दूध की धुली नहीं है, मैं जानता हूँ। ये अपना साधन है, तरीका है सुविधा का। कौन आदमी कैसे जाना दीपक बाबरिया को अपने आखिरी वक्त में क्यों हटाया? मुकुल वासनिक को मैं जानता हूँ दिल्ली में, मुकुल वासनिक से लगातार मुलाकात होती है। नहीं सुनिए, मेरा
आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल का जवाब यह है कि आखिरी वक्त में आखिर क्यों आपकी एकजुटता धुआं हो जाती है? आप एकजुटता क्यों नहीं बना पा रहे? मुकुल वासनिक को आखिरी वक्त में क्यों भेजना पड़ा आपको? मुकुल वासनिक जो है उनके पास पुदुचेरी का प्रभार है, तमिलनाडु का प्रभार है, केरल का प्रभार, 3 राज्यों के प्रभार के बाद उनको अपने मध्य प्रदेश का भी प्रभार दे दिया। आखिरी वक्त में कहीं ना कहीं कमी तो होगी ना, तभी आपने उपचुनाव के पहले, राज्यसभा चुनाव के पहले मुकुल वासनिक को भेजा। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं मोहित जी, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं। मुकुल जी इस देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने आके यहाँ स्थिति पूरी चीजें स्पष्ट कर दी, गाइडलाइन बना दी और कांग्रेस पार्टी निश्चिंत थी, तभी तो वो चले गए। आज अगर अनिश्चितता होती तो निश्चित रूप से वो पूरा रिजल्ट निकलवा के 5 बजे के बाद जाते। तो ये सब चीजें कांग्रेस नेतृत्व के, वो जहां तक बात है कि मुकुल जी को क्यों भेजा, तो भाई ये मेरे तो उससे किसी ना किसी को तो प्रभारी हैं। अब आप इतने समय बाद नहीं आए, राज्यसभा पहली एक्टिविटीज हो रही है उनके प्रभार में, तो निश्चित रूप से वो आएंगे। अपने परिवार वाले जिले में कोई प्रभारी बना के दूसरे नेताओं को तो भेजा नहीं कांग्रेस पार्टी ने, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, राज्य के प्रभारी। अगर वो आए हैं अपने विधायकों से 1 to 1 चर्चा करने या विधायक दल की बैठक में भाग लेने, तो इसमें अनिश्चितता वाली क्या बात? भारतीय जनता पार्टी के तो प्रभारी भी आए हुए, साथ में 2 पर्यवेक्षक भेजे हुए उन्होंने, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर अब ये लीजिए। दिक्कत कितना है कितना नहीं है वो तो चीजें पता ही चल जाएंगी, क्योंकि पहले तक तो ये भी थी अजीत जी, उसके बाद फिर कमलनाथ जी पहले तो ये भी चीजें थी ना कि जो नेता आपके साथ थे, जो विधायक आपके साथ थे, वो आपसे विफर हो गए हैं बिल्कुल, क्योंकि आपसी कलह तो है ही। वो आप बताएं या ना बताइए तो चीजें हम सबको समझ में आती है कि क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। और वैसे भी आप शाम की अगर बात करें तो शाम तक का इंतजार करना है, तस्वीरें वैसे ही पता चल जाएंगी कि किसके खेमे में क्या चीजें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही है, कौन डमी का प्रयोग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और आप सभी का शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन लोग सवाल से भी यहाँ पर बच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शाम तक क्या कुछ नतीजे आते हैं, क्योंकि बस शाम का इंतजार है और शाम को जब नतीजे घोषित हो जाएंगे तो तस्वीरें यहाँ पर साफ हो जाएंगी।